ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 79 खर्चीली शादियां हमें बेईमान और दरिद्र बनाती हैं। संसार भर में विवाहोत्सव एक सरल पारिवारिक उत्सव के रूप में प्रचलित हैं। सयाने लड़के लड़की जब विवाह योग्य हो जाते हैं तो उपयुक्त जोड़ा ढूंढकर एक छोटा सा पारिवारिक उत्सव कर दिया जाता है। धर्म संस्कार करा दिए जाते हैं और वर वधू अपना गृहस्थ बनाना आरंभ कर देते हैं। ऐसे उत्सव संसार भर के हर धर्म समाज में बहुत ही सस्ते होते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग उपहारों सहित 1500 भी मुश्किल से खर्च करते हैं। विवेकवान और व्यवहारवादी लोगों की यही परंपरा प्राचीन काल से थी, अब भी है। अपने समाज के अविवेकपूर्ण रीति रिवाजों के लिए क्या कहा जाए। विवाह उत्सव अपने लिए एक कमर तोड़ भार बना हुआ है। लड़के वाले दहेज की लंबी चौड़ी रकमें और कीमती सामान मांगते हैं। लड़की वालों की मांग कन्या के लिए बहुमूल्य जेवरों, कीमती कपड़ों की रहती है। तमाशा बीन, सज धज की बारात बाजें पर निरर्थक नेग जोग इतने खड़े रहते हैं कि उनमें ढेरों खर्च होता है। 3 दिन के इस छोटे से प्रदर्शन की उपयोगिता आवश्यकता भी कुछ है क्या? इसका विचार न करके लोग उन्माद में आवेशग्रस्त हो जाते हैं। उसे शान शौकत की प्रतिष्ठा का प्रश्न नाक का सवाल बनाते हैं और आर्थिक दृष्टि से बुरी तरह कट मरते हैं। औसत दर्जे का आदमी इस घोर महंगाई और बढ़े चढ़े खर्च के जमाने में किसी प्रकार मुश्किल से ही अपनी गुजर कर पाता है। कुछ बचा सकने वाले तो हजारों में एक ही होंगे। बच्चों की ऊंची शिक्षा दिलाने वाले गृहस्थ के लिए अपना पारिवारिक तथा शिक्षा संबंधी खर्च चलाना भी मुश्किल होता है। फिर विवाह के लिए इतनी लंबी चौड़ी रकमें कहाँ से आए? जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब लगातार 2-2 वर्ष बाद उनके विवाह करने पड़ते हैं। लड़की वाला ही नहीं, लड़के वाला भी परेशान रहता है, क्योंकि अधिकांश पैसा वह ऐसे दिखावटी समाज के रूप में पाता है जिसकी कोई आवश्यकता न थी। थोड़ी सी नगदी मिलती है जो बेटे वाले को जेवर आदि का खर्च जुटाने में कम पड़ती है। इस प्रकार दोनों ही पक्ष इस सत्यानाशी विवाहोन्माद में आर्थिक दृष्टि से खोखले हो जाते हैं। यह अतिरिक्त धन आखिर आए कहाँ से? ईमानदारी से आज की परिस्थितियों में कोई गुजारे भर को कमा सकता है। जमा करना अति कठिन है। विवाहों में इतना
प्रचुर धन फूंकना जब आवश्यक ही हो गया है तो बेईमानी का रास्ता अपनाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता। यदि बच्चे हैं और उनका विवाह भी करना है और समाज में दिखावा भी करना है तो फिर दिन रात बेईमानी करते हुए पैसे का जुगाड़ बनाने के अतिरिक्त किसी के सामने और कोई उपाय नहीं रहता। सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत, मजदूरों के लिए चोरी, व्यापारी के लिए मिलावट करना या कम तोलना, लोक सेवकों के लिए चालबाजियों, चिकित्सकों के लिए रोगी को डराकर पैसे ऐंठना आदि अनीतिपूर्वक मार्ग ही शेष रह जाते हैं। जो चतुरता पूर्वक छिपी रहने वाली चालाकी नहीं कर सकते, उन्हें जोखिम भरे और फूहड़ कहे जाने वाले चोरी, डकौती, कत्ल, ठगी, बेईमानी, विश्वासघात, शोषण, अपहरण के ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जो बदनामी और राजदंड भी साथ लिए रहते हैं। अपने समाज में अपराध बुरी तरह बढ़ गए हैं। चोरी, बेईमानी की प्रवृत्ति हर क्षेत्र में पनप रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण विवाह शादियों में होने वाला अंधाधुंध अपव्यय भी है। जो वैसा करना नहीं चाहते उन्हें भी ऐसे पाप मजबूर होकर करने पड़ते हैं, अन्यथा शादियों का खर्चा जुटे कैसे। अपने समाज की नैतिक ईमानदारी इस घातक कुरीति के कारण बुरी तरह नष्ट हो चली है। हिंदू समाज के लिए, जिसमें खर्चीले विवाहों की प्रथा प्रचलित है, अनीति का मार्ग अपनाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। वे ईमानदार रहें तो आखिर रहें कैसे। ईमानदारी से इतना विपुल धन कमा लेना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। हमें विचार करना होगा कि शादियों का वर्तमान खर्चीला स्वरूप जारी रहने दिया जाए अथवा नहीं। यदि इसे जारी रखना हो तो अपने व्यवहार में कूट कूट कर बेईमानी भर लेने के अतिरिक्त अनंत काल तक दरिद्र बने रहने को भी तैयार रहना चाहिए। हर सद्गृहस्थ को जीवन में 4-6 विवाह अपने हाथों जरूर करने पड़ते हैं। एक विवाह में कुल मिलाकर इतनी बड़ी रकम हो जाती है जिसका परिवार की आर्थिक स्थिति बनाने बिगाड़ने से भारी संबंध है। यदि यह पैसा घर में रहा होता तो इससे कृषि, व्यवसाय आदि जो भी काम होता है उसमें पूंजी बढ़ने से बहुत उन्नति हो सकती थी। उस पैसे से घर का मकान बन सकता, परिवार को अच्छा भोजन मिलने से शरीर स्वस्थ और दीर्घजीवी हो सकते थे, बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सकती थी और बुढ़ापे बीमारी में कुछ सहारा हो सकता था। पर जब सारा पैसा शादियों के अपव्यय में नष्ट हो गया तो घर का खोखला हो जाना स्वाभाविक है। प्रगति के हर द्वार बंद होंगे ही और अनेक असुविधाओं से भरा जीवन सारे परिवार को जीना ही पड़ेगा।
शादियों की खर्चीली प्रथा हमें कर्तव्यहीन, मुफलिस, बेईमान और हीन स्थिति में दुख दारिद्र्य से भरा जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं। आमदनी बढ़ाने के कुछ रास्ते निकलते भी हैं तो उसी हिसाब से उन शादियों का और उसके बाद वर्षों तक चलने वाले अलन चलनों का खर्च इतना बढ़ा रहता है कि किसी को बढ़ी हुई आमदनी का लाभ नहीं मिल सकता। यदि इस अनावश्यक बर्बादी से हम बच सकें तो हर घर में थोड़ा पैसा जमा होता और उससे कुछ प्रगति के नए कार्य बनते और धीरे धीरे वह बढ़ोतरी आर्थिक समृद्धि के रूप में दिखती। अमेरिका, जापान आदि देशों के लोग अपनी बचत को ऐसे कामों में लगाते हैं जिनसे उनकी समृद्धि बढ़े। धीरे धीरे वे धनी होते चलते हैं। हमारे सामने शादियों के खर्च की मजबूरी न रही होती तो अपने परिवार में भी खुशहाली होती और हर किसी के चेहरे आशा उत्साह से चमक रहे होते। हर कोई अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण ऊंचे स्तर का सुखी जीवन जीने की दिशा में बढ़ रहा होता। तब सर्वसाधारण को बेईमान बनने के लिए मजबूर न होना पड़ता। विवेकशीलता का तकाजा है कि हम इस बात पर पुनर्विचार करें कि अपने समाज में प्रचलित विवाहों की खर्चीली प्रथा क्या उचित हैं, क्या आवश्यक हैं, क्या झूठी शेखी खोरी के पीछे कुछ वास्तविकता है? यदि नहीं तो सर्वसाधारण के लिए प्राण घातक बनी हुई चिंता से हर गृहस्थ का आधा खून सुखा देने वाली और आधी जिंदगी कम कर देने वाली इस कुप्रथा का अंत कर देने की बात सोचनी चाहिए। यदि यह सही है कि विवाह शादियों का वर्तमान खर्चीला स्वरूप अनुपयुक्त है तो हर विवेकशील और देशभक्त का कर्तव्य है कि उस अवांछनीयता को हटाने के लिए कुछ साहस प्रदर्शित करें, जिसके कारण अपने समाज का नैतिक और आर्थिक स्तर दिन दिन चकनाचूर होता चला जा रहा है। आरंभ हमें अपने घर से करना चाहिए। अपने बच्चों की शादियां बिना खर्च के करेंगे, न तो दहेज लेंगे और न देंगे के सिद्धांत पर दोनों पक्षों का असमंजस दूर हो सकता है। जब मिटने होंगे तो दहेज और जेवर एक साथ मिटेंगे। एक पक्षी सुधार संभव नहीं। समाज के विचारशील व्यक्ति औचित्य को कार्यान्वित करने के लिए अग्रसर हों तो इस कुप्रथा के उन्मूलन के लिए पंचायती निर्णय हो सकते हैं और उसका उत्साहवर्धक लाभ सारे समाज को मिल सकता है। समय आ गया है कि हम चेतें और सादगी के वातावरण में मीत व्ययिता वाले सज्जनता और विवेकशीलता के आधार पर विवाह आयोजन की योजना बनाएं। प्रश्न 1. विवाहोत्सव की परंपरा प्राचीन काल में कैसी थी? 2. आजकल
विवाहोत्सव को कमर तोड़ भार क्यों कहा जाता है? 3. हमारे देशवासियों की औसत आय क्या है? 4. विवाहोन्माद से दोनों पक्षों को कैसे हानि होती है? 5. विवाह के भार का सामना करने के लिए समाज के विभिन्न अंग किस प्रकार की बेईमानी करते हैं? 6. यदि विवाह में कम खर्च किया जाए तो समाज को क्या लाभ होगा? 7. बढ़ी हुई आमदनी को लाभ क्यों नहीं मिल पाता है? 8. विवेकशीलता का तकाजा क्या है? 9. विवाह प्रथा में सुधार का प्रारंभ कैसे किया जाए? युग की मांग क्या है? 10. विवाहोत्सव की योजना के सही आधार क्या है? पार्ट 79 समाप्त।